Welcome to CI International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा आज हम अपनी एक न्यू बुक स्टार्ट कर रहे हैं, अवर पास्ट, हमारे अतीत। हमारे अतीत का भाग जो है 2 है, ये आपका पार्ट 2 है। ये आपका फर्स्ट पार्ट आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं और आज हम पार्ट 2 की बात करेंगे और इसमें हम चैप्टर नंबर 3 ले रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 है आपका द दिल्ली सुल्तान, दिल्ली के सुल्तान। दिल्ली के सुल्तान, दिल्ली के कौन कौन से सुल्तान हुए, हम उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। देखिए बेटा, मैंने यहाँ पर लिखा है रूलर्स ऑफ द दिल्ली, दिल्ली के शासक। दिल्ली के शासक कौन कौन सी डायनेस्टी से थे, कौन कौन से वंश से थे, वो यहाँ पर बताया गया है। पहले थे राजपूत डायनेस्टी से, ठीक है। जो राजपूत डायनेस्टी से थे उनके अंदर कौन कौन से शासक थे, जैसे कि तोमर राजपूत थे और चौहान थे। राजपूत डायनेस्टी में तोमर राजपूत थे और चौहान थे। फिर आए आपके पास अगले तुर्किश रूलर्स। इसके अंदर आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, शमशुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और गियासुद्दीन बलबन, ठीक है। ये 4 शासक आपके तुर्किश के थे, तुर्की शासक थे। फिर आया आपका खिलजी डायनेस्टी। खिलजी वंश में 2 शासक मेन हुए, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। फिर है आपके तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी के अंदर भी 3 शासक मेन थे, जिनके नाम है गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिर है आपका ये सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी के अंदर खिर्ज खान, खिर्ज खान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक रहा है, और लोधी डायनेस्टी से बहलोल लोधी, ठीक है। ये 6 डायनेस्टी लिखी हैं। ये जो है दिल्ली के सुल्तान थे। ये किस किस वंश के थे उसके बारे में जानकारी आपकी बुक में टेबल 1 में दे रखी है। दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द तोमर राजपूत। दिल्ली सबसे पहले तोमर राजपूतों के अंतर्गत एक राजधानी बना। हु वर डिफीटेड इन द मिडिल ऑफ द 12th सेंचुरी बाय द चौहान, जो कि 12वीं शताब्दी के मध्य में चौहानों से हार गए। कहाँ के चौहान थे? चौहान ऑफ अजमेर, अजमेर के चौहानों से। It was under the Tomars and चौहान that Delhi became an important commercial center। और तोमर और चौहानों के अंतर्गत, ये दोनों ही राजपूत डायनेस्टी के हैं, तोमर भी और चौहान भी। तो तोमर और जो चौहान जो शासक थे उनके अंतर्गत दिल्ली एक महत्वपूर्ण व्यापारिक सेंटर बन गया। Many rich Jain merchants lived in the city। बहुत सारे अमीर जैन व्यापारी जो थे इस सिटी में रहते थे। And constructed several temples। इन्होंने अनेक मंदिर भी बनवाए। Coins minted here। यहाँ पर सिक्के भी ढाले जाते थे। Called दिल्ली वाल, और इन सिक्कों को दिल्ली वाल कहा जाता था। Had a wide circulation, जो काफी प्रचलन में थे उस समय। The transformation of Delhi into a capital that controlled vast area of the subcontinent started with the foundation of Delhi Sultanate in the beginning of the 13th century। क्या the transformation of the Delhi into a capital, जब दिल्ली एक राजधानी के रूप में बनी तो वहां से एक बड़े क्षेत्र पर कंट्रोल करना, इस एक उपमहाद्वीप के बड़े क्षेत्र पर कंट्रोल हुआ विद द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली, और उसके साथ ही दिल्ली की स्थापना हुई 13वीं शताब्दी में। टेक लुक एट अ टेबल 1 अगेन। टेबल 1 जो ये वाली टेबल थी, इसे यदि हम दोबारा देखें, द 5 डायनेस्टीज टुगेदर मेड द दिल्ली सुल्तान। तो लगभग 5 डायनेस्टी इनमें से फेमस हैं जो दिल्ली के सुल्तान बने। दिल्ली सुल्तान बिल्ट मैनी सिटीज इन द एरिया। दिल्ली के सुल्तानों ने इस एरिया में बहुत से शहर बसाए। वी नाउ नोन एज दिल्ली, जिसे हम दिल्ली कहते हैं। लुक एट द मैप 1 लोकेटेड दिल्ली एक कोहाना, सीरी एंड जहांपना। इस मैप में आपको ये दिखा रखा है, देखो बेटे, ये मैप दे रखा है, देख रहे हैं आप? ये जो मैप है, इस मैप में आपको दिखा रखा है, आप इस मैप को देखना ध्यान से। यहाँ पर जहांपना, दिल्ली एक कोहाना, और साथ में आपका जहांपना, दिल्ली कोहाना, ये जगह दिखा रखी हैं जो उस वक्त की इंपॉर्टेंट जगह थी, राजधानी के रूप में बसाई गई, जो आज की दिल्ली के आसपास का ही क्षेत्र है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हम और जानकारी कैसे हासिल करें, ठीक है। ऑल्दो इंस्क्रिप्शंस तो थे, अभिलेख जो राजा खुदवाते थे, अपनी विजयों का लेखा जोखा लिखवाते थे। राजाओं ने दिल्ली के सुल्तानों ने पत्थरों पर
ठीक है, अपने भवनों की दीवारों पर या फिर दरवाजों पर नक्काशी के रूप में बहुत सुंदर सुंदर लेख लिखवाए थे, उनसे भी हमें जानकारी मिलती है। कॉइन सिक्कों से मिलती है। एंड आर्किटेक्चर, और जो उस समय का आर्किटेक्चर था, जो वास्तुकला थी, भवन निर्माण कला थी, प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं। स्पेशली वैल्यूएबल आर हिस्ट्रीज, और इनमें स्पेशली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो हिस्ट्रीज हैं, तारीख और तवारीख, रिटन इन पर्शियन, जो कि पर्शियन मतलब फारसी भाषा में लिखी गई। द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान, जो दिल्ली के सुल्तानों के शासन काल में प्रशासन की भाषा थी। जैसे आज हमारे प्रशासन में कोई काम किया जाता है तो हम हिंदी या इंग्लिश में लिखते हैं, तो जो दिल्ली के जो सुल्तान थे उनका जितना भी काम होता था वो सब फारसी भाषा में होता था। तो उन्होंने तारीख और तवारीख से भी हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। द ऑथर ऑफ द तवारीख व लर्न मैन, जो तवारीख के जो लेखक थे वो बहुत ही लर्न मैन मतलब बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे। सेक्रेटरीज उनके सचिव थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स उनके प्रशासक थे, पोइट थे, एंड कोर्ट्रीज और उनके दरबारी थे। वो बोथ रिकाउंटेड इवेंट्स, जिन्होंने उस समय की घटनाओं के बारे में वर्णन किया, एंड एडवाइज रूलर्स, और राजाओं को वो एडवाइस करते थे, सलाह देते थे गवर्नेंस उनके प्रशासन के बारे में। एंड एम्फेसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट रूल, और कि उन इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट रूल और शासन में शासन के मतलब न्याय संगत शासन पर उन्होंने महत्व दिया कि उनको जो भी शासन करना है उसके अंदर उन्हें न्याय रखना पड़ेगा। कीप द फॉलोइंग एडिशन डिटेल इन माइंड, इसके लिए हम बहुत सी चीजों को माइंड में रखते हैं। नंबर 1, द ऑथर ऑफ द तवारीख लिव इन द सिटी, जो तवारीख के लेखक थे वो सिटी में रहते थे, मेन दिल्ली में रहते थे। एंड हार्डली एवर इन द विलेज, शायद कभी गाँवों में रहते हो, इसलिए उन्होंने दिल्ली के बारे में ज्यादा लिखा, विलेजर्स के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिली। दे ऑफन रोड देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान इन होप ऑफ रिच रिवार्ड, और वो जितना भी हिस्ट्रीज लिखते थे वो रिच रिवार्ड, एक बहुत बड़े इनाम की आशा में लिखते थे सुल्तान के लिए। द ऑथर्स एडवाइज द रूलर टू नीड प्रिजर्व एन आइडल एंड सोशल ऑर्डर बेस्ड द बर्थ राइट एंड द जेंडर डिस्टिंक्शन। जेंडर डिस्टिंक्शन हो गया आपका लिंग भेद हो गया, और बर्थ राइट हो गया आपका जन्म सिद्ध अधिकार, कि जन्म से ही ये अधिकार हमें मिलना चाहिए। तो जो ऑथर थे वो राजा को एडवाइस देते थे कि वो जन्म आधारित और लिंग भेद पर आधारित एक आदर्श समाज की स्थापना करे। देयर आइडियाज वर नॉट शेयर बाय एवरीबॉडी, ये आइडियाज जो थे किसी और व्यक्ति के साथ शेयर नहीं किए जाते थे। इन 1236 ईस्वी में सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर, सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान जो थी बिकम अ सुल्तान, वो राजा बनी। मतलब एक लड़की को उसने सुल्तान बनाया क्योंकि उसके बेटे इतने काबिल नहीं थे। द क्रॉनिकल ऑफ द एज मिनाज असिराज, उस काल के जो लेखक हैं, रिकॉग्नाइज दैट, उन्होंने भी ये बताया, शी वॉज अ मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर्स, की वो अपने सब भाइयों से ज्यादा एबल थी, ज्यादा क्वालिफाइड थी। बट ही वॉज नॉट कंफर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज अ रूलर, लेकिन वो जो बाकी लोग थे वो एक महिला शासक को मान्यता नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि उस वक्त में समाज लिंग भेद पर आधारित था, पुरुष प्रधान समाज था, महिलाओं को ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी। और एक महिला शासक बनी तो लोगों से ये बात हजम नहीं हो रही थी। नाउ वर द नोबल्स हैप्पी एट हर अपॉइंटमेंट टू द रूल इंडिपेंडेंटली, और बहुत से जो नोबल्स थे वो खुश भी नहीं थे उसकी इस स्वतंत्र शासन को लेकर। शी वाज रिमूव फ्रॉम द थ्रोन होता है सिंहासन, और उसे सिंहासन से 1240 ईस्वी में हटा दिया गया, 4 वर्ष के बाद ही। आगे देखिए, फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। गैरिसन टाउन से एक बहुत बड़े साम्राज्य तक दिल्ली सल्तनत के विस्तार के बारे में हम पढ़ते हैं। इन द अर्ली 13th सेंचुरी, पहले की 13वीं शताब्दी के जो शुरुआती ईयर थे, द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान रेयरली वेंट बियॉन्ड द हेवीली फोर्टिफाइड टाउन्स ऑक्यूपाइड बाय द गैरिसन। गैरिसन जो टाउन थे जहां पर सैनिक रहते थे उससे बाहर शायद ही उनका नियंत्रण हो। गैरिसन टाउन पर तो उनका पूरा नियंत्रण था, लेकिन उससे बाहर के प्रदेशों पर उनका नियंत्रण बहुत कम होता था। द सुल्तान सेल्डम कंट्रोल्ड अ हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज एंड वर देयरफॉर डिपेंड अपॉन द ट्रेड, ट्रिब्यूट, प्लंडर ऑफ सप्लाईज। जो सुल्तान थे, जो उनका कंट्रोल जो था हिंटरलैंड ऑफ द सिटी, हिंटरलैंड क्या होता था, एक ऐसी जगह जहां से उनके गैरिसन टाउन के लिए सप्लाई मिलती हो, मीन्स वहां से फूड मिलता हो,
है, उनको गुड्स जो भी सामान की जरूरत होती थी वो हिंटरलैंड से लेते थे। तो जो हिंटरलैंड उनके कंट्रोल में तो थी नहीं, लेकिन सुल्तान उस हिंटरलैंड पर कंट्रोल करना चाहते थे, और जब भी उन्हें किसी गुड्स सामान की जरूरत पड़ती थी तो वो या तो व्यापार के रास्ते या ट्रिब्यूट या उनको जो कर या उपहार मिलते थे वहां से उन्हें सामान प्राप्त होता था, और प्लंडर फॉर सप्लाईज या फिर वो लूटपाट करते थे वहां से। कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम द दिल्ली वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, कि दिल्ली से बंगाल और सिंध, क्योंकि बंगाल और सिंध बहुत दूर है दिल्ली से, वहां के गैरिसन शहरों पर दिल्ली से नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल था। रिबेलियन, विद्रोह होते थे, वॉर, युद्ध शुरू हो जाते थे, इवन बैड वेदर, रिबेलियन, विद्रोह या युद्ध, यहाँ तक कि जो खराब मौसम था, कुछ स्नैप फ्रैगल कम्युनिकेशन रूट, उसके कारण वहां से उनका संचार टूट जाता था। ठीक है, माध्यम नहीं रहता था कि वहां पर क्या हो रहा है, तो बस वो राजाओं के नियंत्रण से वो क्षेत्र निकल जाते थे। Delhi authorities was also challenged by the Mongol invasion from Afghanistan and by the governors who rebelled at the sign of the Sultan V। और दिल्ली की जो अथॉरिटी थी, जो दिल्ली के सुल्तानों को मंगोलों के आक्रमणकारी, जो मंगोल आक्रमणकारी के युद्धों का भी सामना करना पड़ा, और उसके साथ साथ उन्हें अपने ही गवर्नर्स के विद्रोह का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि ये जो गवर्नर थे वो राजा की थोड़ी सी कमजोरी को देखते ही विद्रोह कर देते और अपने अपने क्षेत्र के स्वतंत्र शासक बन जाते थे। एक कंसोलिडेशन ऑकर्ड ड्यूरिंग द राइन ऑफ द ग्यासुद्दीन बलबन एंड फर्दर एक्सपेंशन अंडर द अलाउद्दीन खिलजी एंड द मोहम्मद तुगलक। कह रहे कि यहाँ पर शासन मजबूत हुआ ग्यासुद्दीन बलबन के शासन काल में, और इसका और भी ज्यादा विस्तार हुआ अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन काल में। The first set of the campaign along the internal frontier of the Sultanate aimed at consolidation of the hinterland of the garrison town। जो पहला अभियान चलाया गया, जो युद्धों का पहला अभियान चला, वो था कंट्रोल करना इंटरनल फ्रंटियर, मतलब वो हिंटरलैंड पर कंट्रोल करना चाहते थे। हिंटरलैंड ऑफ द गैरिसन टाउन, गैरिसन शहरों के जो भीतरी लैंड थे उन पर अपना आक्रमण करना चाहते थे, अपना आक्रमण नहीं, अपना कंट्रोल करना चाहते थे। During these campaigns, इन अभियानों में फॉरेस्ट वर क्लियर्ड इन द गंगा यमुना दोआब के क्षेत्रों में जंगलों को साफ कर दिया गया, एंड हंटर गैदर्स एंड द पेस्टोरलिस्ट, और वहां पर रहने वाले शिकारी और पशु चारकों को एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर हैबिटेट, उनके आवास से निकाल दिया गया, उन्हें वहां से खदेड़ दिया गया। These lands were given to the peasants, ये जमीन जो थी किसानों को दे दी गई, एंड एग्रीकल्चर वॉज एनकरेज्ड, और कृषि को एनकरेज किया गया, प्रोत्साहित किया गया। न्यू फोर्ट्रेस गैरिसन टाउन एंड टाउन्स वर एस्टेब्लिश, नए किले बंद और सैनिक शहर बनाए गए, टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट, ताकि व्यापारिक रास्तों को प्रोटेक्ट किया जा सके, एंड प्रमोट रीजनल ट्रेड, और क्षेत्रीय व्यापार को भी प्रमोट यानी कि प्रोत्साहित किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, इसके लिए उन्होंने क्या किया, प्रोटेक्ट किया उन्होंने ट्रेड रूट को। द सेकेंड एक्सपेंशन ऑपरेट अलोंग द एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत, जो दूसरा अभियान था वो एक्सटर्नल फ्रंटियर, जो बाहरी प्रदेशों के लिए हुआ, बाहरी सीमाओं पर हुआ। मिलिट्री एक्सपेंडिचर इनटू द साउदर्न इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द राइन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड culminated with Muhammad Tughlaq। In their campaigns, Sultanate armies captured elephant, horse, slaves and carried away the precious metal। कि ये जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर हुए, ये जो सैनिक अभियान हुए, साउथ इंडिया की तरफ स्टार्ट हो गया इस काल में अलाउद्दीन खिलजी जब सुल्तान बने तो उनके शासन काल में दिल्ली से दक्षिण की तरफ विस्तार होना शुरू हुआ, और मोहम्मद तुगलक के शासन काल तक ये बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। इन अभियानों में, इन देयर कैंपेन्स, उन्होंने अपने इन अभियानों में सुल्तान की आर्मी ने बहुत सारे हाथी, घोड़े और दासों को अपने कब्जे में ले लिया, एंड कैरिड अवे द प्रीशियस मेटल, और वहां से बहुत ही प्रीशियस मेटल जैसे सोना, चांदी, ये सब भी अपने कब्जे में ले लिया। बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक राइन, मोहम्मद तुगलक के शासन काल के अंतिम दिनों में, मतलब 115 years आफ्टर समवट हम्बल बिगनिंग, द आर्मीज ऑफ द दिल्ली सुल्तान हैड मार्च्ड अक्रॉस अ लार्ज पार्ट ऑफ द सब कंटिनेंट। कि दिल्ली के जो सुल्तान थे उनकी जो आर्मी थी वो एक उपमहाद्वीप के एक बहुत बड़े क्षेत्र तक फैल गई। दे हैड डिफीटेड राइवल्स आर्मी, उन्होंने अपनी राइवल्स आर्मी, जो उनके साथ प्रतिद्वंदी जो आर्मी थी, ठीक है, जो उनके दुश्मन थे, जो उनके शत्रु जो सैनिक थे, उनको हराया, सिटीज और कई शहरों को जीता, कब्जे में ले लिया। द सल्तनत
सल्तनत कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्री, जो सल्तनत थे, ठीक है, वो क्या थे, जो कलेक्ट करते थे टैक्स को। एक मिनट बेटा, एक सेकेंड रुकिए। हाँ, वो टैक्स कलेक्ट करते थे पीजेंट्री, किसानों से। एंड डिस्पाइट जस्टिस इन द रिलेम, बट हाउ टू कंप्लीट द इफेक्टिव वॉज इट कंट्रोल ओवर जस्ट अ वास्ट हिस्ट्री, कि दिल्ली के सुल्तानों की सेनाओं के शुरुआती कमजोर थी। जब उन्होंने शुरुआत की विस्तार करने की तो बहुत कमजोर थे, मगर 150 वर्षों के बाद जब आपके ये जो शासक आए मोहम्मद तुगलक, उनके राज्यकाल के अंत तक उपमहाद्वीप विशाल क्षेत्र और इसके युद्ध अभियानों के अंतर्गत आ चुका था। ठीक है, अब और इसके बाद वो टैक्स कलेक्ट करते थे, किसानों से भी टैक्स लेते थे, लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर नियंत्रण करना बहुत ही प्रभावफुल था। और किस तरीके से उन्होंने इस इतने बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाए रखा, और जो उनके सल्तनत के जो राजा थे, जो वहां के सामंत थे, सामंतों को जो अधिकार दिए गए थे, वो वहां के मुकदमों पर फैसला भी सुनाते थे। ठीक है बेटा, आज के लिए बस हम इतना ही चैप्टर रीड करेंगे, इसके आगे का चैप्टर हम कल रीड करेंगे। ओके।